नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। चर्चा करने के लिए आज बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है, केंद्रीय कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है और बयान में यह है कि सहारा घोटाले में जिन लोगों का पैसा डूबा है वो पैसा अब केंद्र सरकार उन लोगों को दिलवाएगी। अब सवाल है कि संजीवनी घोटाला या फिर आदर्श घोटाला, नवजीवन घोटाला, इन घोटालों में जिन लोगों का पैसा डूबा है उन लोगों का आखिर क्या होगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप प्रदीप जी, स्वागत है। राजस्थान में एक कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्म है और इसी दरमियान कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सहारा घोटाले पर। क्या लग रहा है कि राजस्थान में भी इस तरह की कुछ कोशिशें होंगी? क्योंकि आपने एक पहले वीडियो में कहा था कि यहाँ जो संजीवनी घोटाला है उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा है, बल्कि ये कोशिशें कम की जा रही हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको पैसा दिलवाया जाए। अमित शाह का बयान शायद इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी, एक एक्ट आया था 2019 जुलाई में। जी। उसमें यह था कि जो सोसाइटीज मल्टी स्टेट हैं, यानी राजस्थान से बाहर भी हैं, जिनका सेंटर में रजिस्ट्रेशन है, उनको लेके और किसी भी तरह की फॉर्जरी जनता के साथ अगर फाइनेंशियल फॉर्जरी हुई है तो उसके लिए एक कानून 2019 की जुलाई में आया था। और उस कानून आने के बाद यहाँ मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वो स्टेट के जो चल रहे हैं उसमें तो पैसा दिलवाने का जो अधिकार है केंद्र के पास, उसी कानून के तहत उन्होंने सहारा की संपत्तियां कुर्क की है। और उन संपत्तियों के आधार पर जो पैसा लौटाने वाला करीब 10 करोड़ के आसपास लोग हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्कैम में प्रभावित हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार में जो अभी कोऑपरेटिव मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उनका यह बयान आया है कि सहारा घोटाले में जिनका पैसा फंसा है उनको सरकार देगी, क्योंकि सरकार ने संपत्तियां कुर्क की है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के स्कैम का शिकार हुए हैं। और इसमें न तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसमें कुछ प्रभावी प्रदर्शन कर पाए हैं, और न कांग्रेस के। कांग्रेस की सरकार है, उनकी जवाबदारी ज्यादा है और जनता अभी उन्हीं के पास ही पहुंची है। मुख्यमंत्री तो बार बार अपने आप को, मुख्यमंत्री का जो भी बयान मामले में बहुत इमोशनल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इमोशनल है, मुख्यमंत्री संजीदा है, इमोशनल है, इसमें कोई दो राय नहीं उनकी। लेकिन आपको पैसा तो एक प्रोसेस से दिलाना होगा ना। तो उसके लिए कितनी कोशिशें उसके लिए मुझे लगता है कि उस कानून के तहत जो यहाँ के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है उसे केंद्र को मामला ट्रांसफर करना चाहिए, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करनी चाहिए। संजीवनी मल्टी स्टेट, संजीवनी ही नहीं, आदर्श और संजीवनी की भी होनी चाहिए। संजीवनी ने अगर मान लीजिए प्लॉटिंग में इन्वेस्ट किया, फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया, उसमें रियल एस्टेट में या और भी सेक्टर्स में, जैसा ये बता रहे हैं कि साहब विदेशों में पैसा लग गया, तो विदेश से पैसा लाएगा कौन? ठीक बात है। अगर मान लीजिए पैसा वहां लगा हुआ है तो उसे कौन लाएगा? आपको मीडिया में बयान देने की बजाय आपको कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि यहाँ ये कमी है और ये प्रोसेस तो ये है जी। चूंकि इसे बनाना चुनावी मुद्दा है, जैसे कि आपने देखा होगा जब सीएए का कानून आया था तो उसमें ये कहा गया था कि पड़ोसी देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और ये जो लोग हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के अगर शिकार हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वहां की बजाय अगर एक शब्द होता कि उन देशों के अल्पसंख्यक लोग जो पीड़ित हैं, ठीक बात है ना, तो उन देशों में, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, पारसी हैं। तो चूंकि पॉलिटिक्स थी, करनी राजनीति थी, ये एक समाजवादी नेता का बयान भी था और राजनीति चलानी थी, चली भी। ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत कर रहे हैं राजस्थान में। तो इसमें बात वो है कि उन लोगों से जब आप बात करते हैं तो आपको जान के हैरत होती है, पीड़ा, मतलब कि वो लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे चुके। किसी ने इन्वेस्टमेंट किया कि 6 साल बाद बेटी की शादी करनी है, तो ये अपनी जिंदगी की सारी कमाई गंवा बैठे, उसे राजनीतिक स्तर पर। और ऐसा अगर मान लीजिए, और अशोक गहलोत के जो टाइम में जो सबसे बड़ी चीज देखी है नेग्लिजेंसी के, केंद्र सरकार के मंत्री से आप पत्राचार तो कीजिए आप। और अशोक गहलोत के 2-3 बयानों पे तो बड़ी हैरत होती है कि उन्होंने 1.5 साल तक अपने उप मुख्यमंत्री से ही बात नहीं की, तो वो केंद्र में कैसे उनका कम्युनिकेशन है? तो जनता ये देखती है
कि आपने अच्छी घोषणाएं की है, ठीक है, लेकिन आप अगर हमारे लिए चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपका केंद्र के साथ विलगाव है। आप अशोक गहलोत का एक बयान देखिए, वो लगातार कहते हैं कि 25 सांसद दे दिए, 25 सांसद जो है वो ईआरसीपी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल उठाना चाहिए, 25 सांसद राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, अभी जो कर्नाटक के प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला, वो राजस्थान से प्रभारी है, कितनी बार उन्होंने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया? वही नहीं, कांग्रेस के सबसे बड़े जो 3 पद हैं, आप देखिए, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो राजस्थान से सांसद है। अब अगर एक बच्चे से मुख्यमंत्री ये पूछते हैं कि आप 50 जिलों के नाम बताइए, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों से पूछ लीजिए जो यहां से बन के गए, मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए। पीड़ा ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप समझते क्या हैं इन चीजों को। तो राजनीति के तरीके से चलती है, अगर आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या बदले की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस मामले में कोर्ट जा रहे हैं, मानहानि को कर रहे हैं, कोर्ट ने उस मामले को सुनने को कहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर मानहानि के बहाने ही अगर इसकी बात होती है तो कंसर्न वो दिखाते हैं, निश्चित तौर पर बयानों में कंसर्न में कहीं कोई कमी नहीं है। अशोक गहलोत जन हितैषी योजनाएं लाने में मुझे लगता है कि वर्तमान दौर के जितने राजनेता हैं उसमें पहले नंबर पे है। उन्होंने आर्थिक सुरक्षा दी है उन लोगों को जो कमाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। लेकिन जब बात कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की होती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो उस वर्ग का होना चाहिए जो ठीक हैं, उनको जॉब और इन चीजों की, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीजें रुकी हुई सी नजर आती हैं। एक और राजस्थान में बड़ी सुगबुगाहट, अशोक गहलोत ने जिस तरह से 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की, उसके बाद में पूरे राजस्थान में जश्न का माहौल है, बहुत सी जगहों से विरोध के स्वर भी उठे। अब एक नई खबर चल पड़ी है कि 10 जिले और 3 संभाग और बनाए जाएंगे। जी, ये खबर जो है ये एक मंत्री के बयान के बाद आई है, तो उसमें 10 जिले और 3 संभाग, अभी तक सरकार ये रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है कि ये जिले जो है वो कैसे बन रहे हैं, इनके लिए जो बजटीय प्रावधान है उसमें सीमाओं का सीमांकन कैसे होगा। इवन मुझे हैरत होती है कि आप खाजूवाला को वहां संगरिया में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या बॉर्डर जिले अब राजस्थान में 5 हो जाएंगे? क्योंकि बॉर्डर जिलों के लिए केंद्र सरकार फंड देती है, केंद्र सरकार की सीधी मॉनिटरिंग होती है, जितना स्टेट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मुझे याद है 1970-80 के दशक की अगर अपन देखें तो उस समय जालोर जो जिला है, गुड़ामालानी तहसील उसमें हुआ करती थी। तो गुड़ामालानी तहसील पाकिस्तान से बॉर्डर टच होती थी, तो राजस्थान के 5 जिलों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके गुड़ामालानी को बाड़मेर में शामिल कर दिया। अब 4 ही जिलों की सीमाएं लग रही है। तो ये चीजें जो है, ये बदलाव जो है वो कि आपको मॉनिटरिंग करने में आसानी रहे। इंटेलिजेंस एजेंसियों को 5 एसपी से बात करनी होती, 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और ये सारी चीजें इंटरनेशनली किस तरह से, तो ये चीजें का भी मूवमेंट रहता है। घोषणाएं बहुत हैं, एग्जीक्यूट होंगी या नहीं। लेकिन 10 जैसे आप ये देखिए, अभी क्या सरकार बिल्कुल जिस तरह की विरोध की आवाजें उठी, क्या सरकार उनसे बचना चाहती है या फिर और कोई बड़ा सियासी दाव खेलने की? ना, सियासी दाव नहीं, इसमें लगता है कि पहले जो घोषणाएं हुई वो ठीक से नहीं हुई, गलतियां हुई हैं, बिल्कुल चूक हुई है, और वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था कि मदन प्रजापत नंगे पांव चल रहे हैं तो उनके पांव के छाले दिखे होंगे, तो भावनात्मक फैसला था निश्चित तौर पर। लेकिन उसके साथ ही कई लोग जो सिर्फ 5 दिन ही संघर्ष किया, सांचौर के लिए तो ये कहते हैं कि पेपर आउट करने में सांचौर वाले भारी पड़ते हैं इस तरह का, तो उन्होंने जिलों का पेपर भी अपने लिए आउट करवा लिया और तत्काल सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, कुछ जिलों की डिमांड बहुत वाजिब है, जिसमें आप देखिए कि सांबर जिले की डिमांड आ रही है, सुजानगढ़ की डिमांड आ रही है, नोखा की डिमांड है। नोखा, बीकानेर तो बहुत बड़ा जिला है, अब वो है कि बीकानेर को छोटा किया जाए, खाजूवाला रावला को साइड शामिल किया जाए। सूरतगढ़ की डिमांड बहुत वाजिब है। तो ये सारी डिमांड के बीजेपी के और कांग्रेस के नेताओं में भी इसके स्वर उभर रहे हैं, नाम जो बदले गए हैं, मतलब
पर शहर तो खत्म नहीं होगा। मुंबई में आप देखें तो कई जिले हैं, दिल्ली में आप देखें तो कई जिले हैं, तो दिल्ली तो खत्म नहीं हो गया। तो मुझे लगता है कि जोधपुर उत्तर दक्षिण एक प्रशासनिक जिले होंगे, लेकिन शहर खत्म नहीं होगा। जयपुर से भी विरोध की हाँ वो है, लेकिन वो इतना विरोध मुझे समीचीन नहीं लगता। व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि दिल्ली में कितने जिले हैं, दक्षिण दिल्ली है, उत्तर दिल्ली है, मुंबई में भी ऐसी स्थिति है। इस सारे इशारों में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कुछ कहा है। जयपुर प्रताप सिंह खाचरियावास जी का उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या मीडिया से बात की थी, जिसमें यह है कि उनकी योजना किसी दूसरे विभाग को दी जा रही है। तो ये दर्द जो है मुझे लगता है कि वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उनके कुछ बयान भी बदल गए हैं, बयान देने के लिए उन्हें जाना जाता है। ये मौसम जो है ना राजनीति का, जब चुनाव पास आता है। पायलट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो नहीं, उनकी पहले भी दुश्मनी उनकी कभी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की निष्ठा की बात जरूर कही थी उन्होंने, चूंकि सचिन पायलट ने उन्हें मंत्री बनवाया था पहले। हाल ही में एक चैनल को इंटरव्यू दिया है प्रताप सिंह खाचरियावास में, उसमें अशोक गहलोत पर वो काफी तल्ख दिखे और उन्होंने कहा कि वो लेना जानते हैं, सिर्फ देना नहीं जानते। उन्होंने भैरू सिंह शेखावत को कोट करते हुए एक मजेदार बात कही कि शेखावत साहब का जो पहला कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था, दूसरा कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन तीसरे कार्यकाल तक आते आते कुछ दिक्कतें हो गई थी। तो वो अशोक गहलोत को उस खांचे में फिट करना चाहते थे। एक तरफ वो कहते हैं कि इस बार जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, राजस्थान सरकार ने बनाई है, वैसी योजनाएं कभी राजस्थान में बनी नहीं। तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है उनका जो प्रताप सिंह जी खाचरियावास की अगर राजनीति को देखें सर, तो पहले वो एबीवीपी के रहे हैं, फिर बीजेपी में उन्होंने कोशिशें की, वहां सेट नहीं हुए तो फिर कांग्रेस में आ गए। उसके बाद वो पिछली गहलोत सरकार 2008 से 13 तक विधायक रहे थे, किसी बड़े पद पे नहीं रहे वो। उसके बाद में 5 साल उन्होंने पायलट के नेतृत्व में जबरदस्त संघर्ष किया, पायलट के सदारत को स्वीकारा, उनके कोटे से ही वो मंत्री बने, बाद में पायलट का साथ नहीं दिया उन्होंने खुले तौर पर। तो उनके बदलती रहती है चीजें, उसमें वो लेने का वो नहीं है, और ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन राजनीति जो है वो एक अलग तरीके से देखी जाती है, और अगर आप राजनीतिक फैसलों को हिस्ट्री से देखना शुरू करें, क्योंकि अब तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो फिर एक मोटे मोटे तौर पे आकलन हो जाता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। और इसकी जो नेता ये कहते रहे हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, तो अब जो जनता आ रही है उसके साथ ऐसा नहीं है। उसे गूगल सब बता रहा है, उसे चैट जीपीटी बता रही है सब कुछ, कि आपने क्या क्या फैसला लिया था और आप कब कब कहाँ गए थे। खैर, प्रताप सिंह खाचरियावास बयान देने के लिए जाने जाते हैं और काफी खुले अंदाज में भी बयान देते हैं। अभी मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उनके बयान थे कि राजेंद्र राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं लेती, लेकिन वो सदन में आते हैं और राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मुखरता से वकालत कर देते हैं। सचिन पायलट लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सचिन पायलट ये दर्शा रहे हैं कि वो अभी भी सक्रिय हैं और जनता में उनकी डिमांड है, वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भले ही मीडिया में इंटरव्यू देना हो। कांग्रेस ने उनको इस राहुल गांधी वाला जो ये निष्कासन हुआ, इस विरोध प्रदर्शन में अपने से दूर रखा है निश्चित तौर पर, लेकिन सचिन पायलट अभी भी लगातार मुखरता से अपनी बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरों वाले मुद्दे पे कहा हो, चाहे वो कोर्ट वाला जो मामला हुआ है जयपुर वाला, यह बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। लोकेंद्र जी, इसको हमें राजनीतिक रूप से देखना चाहिए। बीजेपी के नेताओं के बयान अब आने शुरू हुए हैं, नए अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी का बयान आया है, इसमें सतीश पूनिया पहले बयान दे चुके। ये जो है एक सामान्य घटना नहीं है। अब जैसे फैसला हमारे हाथ में कंप्लीट आया है, जिस तरह से बात हो रही है, हैरत होती है कि जो इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए जिन्हें जो अधिकृत वकील हैं, वो 48 दिन तक 50 दिन तक पैरवी में नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता जगाती है, और फैसला क्या होगा, न्याय पे प्रश्न अभी भी नहीं है जी। और इस पूरे प्रोसेस को देखें तो इसमें व्यवस्था पर प्रश्न है जी, पर प्रश्न है जी। और बड़ा प्रश्न आप देखते होंगे कि न्याय की जो देवी हैं उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि वो साक्ष्य, और तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने कैसा सजा दे दी, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पे उन्हें सजा हुई। तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पे सजा करवाने वाले कौन? वकील। कि उनकी पैरवी इतनी मजबूत रही कि उन्होंने कोर्ट में साबित किया कि इन्होंने एक ऐसा हीनियस ऑफेंस किया है, और वो यहां फैल रहे, पूरी तरीके से फैल रहे। और ये एक व्यवस्था 2019 में किसकी सरकार थी? आप देखिए, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी। उससे पहले जो पैरवी हुई है
उसमें तत्कालीन जो सरकारी वकील थे वहां पे कोर्ट, लोअर कोर्ट में पीपी एपीपी होते हैं, यहाँ आके एजी डबल एजी बन जाते हैं। तो वो पीपी एपीपी की पैरवी अच्छी रही होगी, उन्होंने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया होगा और फांसी की सजा हुई। बाद में आके ये 18 वकील थे आरोपियों की ओर से, और इधर से जो जिम्मेदार थे वो जा ही नहीं रहे थे। तो इस चीज को देखा जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट का बहुत बड़ा फेलियर है? क्यों नहीं बनाए? बयान भी आए हैं भाई, 80 लोग मरे हैं, 71-80 जो अलग अलग शेखावत ने भी इस पर बड़ा बयान, बिल्कुल बड़ा बयान दिया। और बयान देने से कुछ नहीं होगा, एक प्रोटेस्ट जो है ना अटल पर बिल्कुल जनता जो है वो कहते हैं कि जब संसद मौन 2 तारीख से भाजपा जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रही है, तो जी। शायद भाजपा के मुद्दों में एक मुद्दा एक शामिल हो और सीपी जोशी भाजपा 2 तारीख ऐसे को मुद्दों को हालांकि भाजपा इसे कम्युनल रंग दे सकती है, जैसा उनका जी, जी, अंदाज रहा है। हम्म, तो देखना यह है कि क्या कर सकते हैं ये नेता आगे जाके इसे। जी, सीपी जोशी 2 तारीख को अपनी पहली बैठक लेंगे कार्यकारिणी की, भाजपा संगठन की। वसुंधरा राजे के देखना यह है कि सीपी जोशी अपनी कार्यकारिणी को नए सिरे से डिजाइन करते हैं या नहीं, या उसी कार्यकारिणी पे जाएंगे। अध्यक्ष बदला है तो निश्चित तौर पर कार्यकारिणी बदलेगी, तय बात है। तो और 1-2 तारीख को जो बैठक है उसको लेके अपडेट ये आ रहा है कि सतीश पूनिया को जो प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने की मांग थी या जो प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं पीछे किसका है। राजस्थान को लेके ओम माथुर की और किरोड़ी मीणा की एक बैठक हुई है, वो भी चूंकि किरोड़ी मीणा तो विधानसभा में है नहीं, ऐसे में प्रतिपक्ष ने दोनों ही विधानसभा में नहीं है, लेकिन इस बैठक के कई परिणाम निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ओम माथुर केंद्रीय संगठन के बहुत खास हैं और किरोड़ी मीणा जमीन के नेता हैं, वो सबकी रख जानते हैं, वो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, वो अब उस बैठक से क्या निकल के आएगा, क्योंकि क्या इनपुट्स लिए जा रहे हैं, सीपी जोशी भी मिले हैं केंद्रीय नेतृत्व से, तो इस इनपुट के आधार पे लगता है कि सतीश पूनिया अब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाए होंगे। तो किन लोग चेहरों को आप देखते हैं? चेहरों में राजेंद्र राठौड़ चूंकि उपनेता हैं जी, और पहला दावा तो उन्हीं का है। पहला दावा मतलब दावा नहीं, आला कमान से इशारे इस तरह के आ रहे हैं, जो वहां के दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं वो के राजेंद्र राठौड़ को उपनेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। परफॉर्मेंस भी देखी जाए हाउस में तो एक कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस के मामले में कुछ और भी नेता है जी, जैसे वासुदेव देवनानी है, जैसे अनिता बघेल लगातार 4 बार की विधायक हैं, इस बार की बेस्ट विधायक हैं वो 20 साल की। उसके अलावा उनके जिले से आने वाले वासुदेव देवनानी ओबीसी मतलब सिंधी समाज से एक बड़ा चेहरा है। उनके अलावा अगर वैश्य समाज से देखा जाए तो ज्ञानचंद पारख की परफॉर्मेंस गजब रही है। नरपत सिंह राजवी कम बोले हैं पर अच्छा बोले हैं। कालीचरण सरावत, मदन दिलावर का जो एग्रेशन और वो है, क्योंकि प्रतिपक्ष में आपको और भी पार्टियों को साथ लेके चलना है, तो मदन दिलावर जस्ट लाइक वन वे चलते रहते हैं, क्रिस गेल टाइप में बैटिंग करते हैं, तो उनका फिक्स है कि आपको 6 लगाना है, तो उनका घूम फिर के एजेंडा एक विचारधारा रहती है। हाँ, वो अपनी विचारधारा के साथ खड़े, विचारधारा के बोलते हैं बिल्कुल। तो ये कुछ नाम हैं जिनमें विचार किया जा सकता है कि आपको शांत सरल सौम्य चाहिए, क्योंकि अब विधानसभा के दिन ज्यादा हर तरह की नियुक्ति में एक जातिगत एंगल देखा जा रहा है, तो जातिगत समीकरण किसके पक्ष में आप देखते हैं नेता प्रतिपक्ष वाले मामले पर? कहीं ना कहीं सीपी जोशी का जो चुनाव था, नियुक्ति थी, सबसे बड़ा फैक्टर जाति का था। बिल्कुल, तो उसी तरह से ये एक बड़ी बात है कि जातिगत समीकरण किसके पक्ष में है? जातिगत समीकरणों मैंने बताया ना कि गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष नेता थे, अगर उसी कास्ट से लिया जाता है तो ज्ञानचंद पारख जो कि गुलाबचंद कटारिया के खेमे के भी हैं, और अगर राजपूत समाज से लिया जाता है तो राजेंद्र राठौड़, जाट को ही बनाना है, आपको जाट समाज से ही किसी को लेना है तो सतीश पूनिया की भी आप इनको ही एडजस्ट करें। बाकी प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रखा सतीश पूनिया एक कैडर से आए हुए नेता हैं, वो संघ के और इस विचारधारा से जाट समाज में ऐसे कम नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में, और इस व्यवस्था से नेता बने, इस प्रोसेस से बने हुए नेता ऐसे बहुत कम है। तो सतीश पूनिया को पार्टी निश्चित तौर पर नहीं खोएगी, भले ही अंदर की बातें क्या रही वो अलग है, लेकिन ये रहेगा खेल में मोटा मोटा, इसमें आई नहीं है। कांग्रेस में तो अभी एक ही मुद्दा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दूर किसी गांव में बैठा ठिठका सहमा सोच रहा है कि इन दोनों का क्या होगा। दोनों कौन? 2 धाराएं, सचिन पायलट की धारा, अशोक गहलोत की धारा, और अब वो फैसला हो तो मैं कुछ करूं। आपको याद होगा कि
कांग्रेस जो मनमोहन सिंह की सरकार गई 2014 में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि इतना सारा काम उन्होंने 5 साल में या 10 साल में किया कि कार्यकर्ता जो है वो योजनाएं पहुंचा ही नहीं पाया लोगों तक। सही बात। सबसे ज्यादा घोटाले हुए, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ था मार्केट में। ठीक बात है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार ने दिया था डेवलपमेंट के लिए। उसी दौर में नरेगा आया। और आपको जान के हैरत होगा कि कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, उसी राइट टू इंफॉर्मेशन से बड़े बड़े घोटाले खुले। घोटाला हुआ है ये कौन कंफर्म करेगा? सरकार ही तो करेगी। आरटीआई से ही किया सरकार ने कंफर्म, और सरकार ने जेल में भी डाला, मंत्रियों को हटाया, लेकिन फिर भी सरकार चली गई। क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, सबसे बड़ा जो उनका वो है कि सेवा दल जो उनका लोगों से काम करने वाले जो लोग थे और जो डाउन टू अर्थ लोग थे, या कहें कि जिनकी खुद की कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी राजनीति में, और वो एक नहीं महत्वाकांक्षाओं वाले भी, लेकिन वो सीधे पब्लिक से अटैच रहते थे। अब आपकी गाड़ी 120 140 चलती है, अच्छी सड़कें बन गई, और आप सड़क पे कौन खड़ा है? पहले के नेता बात करते थे, इवन अशोक गहलोत खुद। हम जब छुटपन में कम उम्र में थे तो अशोक गहलोत का अंदाज अलग हुआ करता था। उनकी एम्बेसडर कार रुकती थी, बात करती थी। अब वो चलती गाड़ी में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, लेकिन कितनों से कर पाते हैं? मुद्दा ये भी है। तो ये है। और लगभग कांग्रेस के सभी बड़े नेता अभी, सचिन पायलट चूंकि फ्री हैं तो उन तक पहुंचना सरल है, इसलिए डॉक्टर भी वहां पहुंच रहे हैं, शहीदों की वीरांगनाएं वहां पहुंच रही है। लेकिन बाकी जो कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं और वो है, उनके आसपास एक आड़ है, एक लेयर बनी हुई है जो हर बार केवल अशोक गहलोत को ही क्यों, कांग्रेस के बाकी के जो नेता हैं उनकी भी, गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़े नेता हैं कांग्रेस में, बराबर का कद है उनका। बाकी के जो नेता हैं जो अशोक गहलोत के नंबर 2 3 हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए कि वो पब्लिक के बीच में कितना मिलजुल रहे हैं, उनका पब्लिक से कैसा अटैचमेंट है। मुख्यमंत्री के पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत। देखिए, इन्होंने जब राहुल गांधी ने कहा कि हर नेता 25 किलोमीटर पैदल चले, क्यों चले? क्योंकि उनको ये पता चला कि लोग इतने क्यों उमड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि एक निजी यात्रा बताई गई। क्यों? क्योंकि नेता पब्लिक से सीधा मिल नहीं रहे। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में जो सुनवाई होती है उसमें सीएम तक पहुंचने में व्यक्ति को घंटों लग जाते हैं। आपकी एंट्री होती है, फिर आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, फिर आप अपना मुद्दा वहां अधिकारियों को बताते हो, फिर अधिकारी उस पर फीडबैक लेते हैं क्या है क्या नहीं है, और फिर बाद में आपका लाइन लगती है, फिर लाइन में जो कब नंबर आएगा। तो ये एक जो प्रोसेस है, इसमें व्यक्ति को फिर सरकारीकरण है। तो वो तो निचले लेवल पे भी है, कलेक्टर के वहां भी ऐसे ही मुलाकात होती है, वापस उसी से पूछा जाएगा। किसी थानेदार की कंप्लेन आई है और फिर यहां से जाएगा एसपी को फोन, एसपी से थानेदार को, थानेदार बताएगा साहब इसमें ये है, फिर वो वापस घूम के। तो चीजें क्लियर नहीं है इस टेक्नोलॉजी के दौर पे कि आप आप आइए, कुछ मत पूछिए किसी से भी। भीड़ आ रही है, उसे आप बिठाइए, वीडियो कॉल पे लीजिए उसे कि हाँ भाई ये आया हुआ है बताओ। और आप 5 फैसले ऐसे कर लेंगे ना तो निचले सिस्टम में खामियां होनी बंद हो जाएगी। ठीक बात है ना। तो ये चूंकि अलग तरह की न्याय व्यवस्था है, अलग तरह की व्यवस्था, ये कोई भी नहीं कर पा रहा। मैं जिस लेयर की बात कर रहा हूं वो पुरानी बीजेपी की सरकारों में भी रही। सीएम वसुंधरा राजे से मिलना भी कोई आसान नहीं था, लेकिन बात यह है कि सीएम से मिला ही क्यों जाए। ठीक बात है। आप व्यवस्थाएं इतनी मजबूत कर लो निचले स्तर पे कि उसका वो जरूरत ही नहीं। जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। आज जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ।